चलिए देखिए टेशन आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट यानी कि एमवीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन करने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना टेशन। 15 नंबर आप लोग को इस वीडियो से फिक्स होने वाला है, क्योंकि 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है 6 प्रश्नों में से टेशन, और आपके बोर्ड एग्जाम में 15 में से 3 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 99% बिल्कुल आ सकता है टेशन। जब आप लोग 15 नंबर आप लोग फिक्स कर लोगे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो 99% बिल्कुल आ सकते हो। चलिए वीडियो को प्रस्थान करते विद्यार्थी जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को बगल में ईस्वी भी दिख रहा होगा कब कब पूछा गया है। देखो, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। यहाँ पर कब कब पूछा गया। देखिए 2012 के एनुअल एग्जाम, 2015 के एनुअल एग्जाम, और 2020 में, और 2022 के सेंटअप एग्जाम, और 2022 के इंटरनेट मॉडल पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न को आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना, ज्यादा लंबा भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। कहा किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट से आप लोग क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पूरा वर्णन करेंगे। जो जो विद्यार्थी नए नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 25 बीबीआई लॉन्ग क्वेश्चन जो कि देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो कहा जाएगा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वैसे कार्बोनिक यौगिक जो कार्बन, देखो किससे बना होता है कार्बोनिक यौगिक, समझो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वैसे कार्बोनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक में जो नेचुरल में दोस्तों जो पाया जाएगा कार्बोनिक पदार्थ, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि चीनी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों दोस्तों क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। इसमें कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के मिले हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, और बाद में आप लोग को बतलाएंगे कौन कौन सा सेक्राइड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको क्लियर करना, एग्जाम के लिए परिभाषा हो गया 2 नंबर यहाँ से, और विशेष में यहाँ से समझोगे। पूरा आप लोग का 5 नंबर क्लियर हो गया। पूरा आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए नए होंगे। कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों मानव के साथ साथ जीवधारियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आवश्यक होता है। इसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, आप पूर्ति कर लेते हैं, यानी कि पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि याद रखना कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक होते हैं। ये आप लोग भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों पेड़ पौधे जो होते हैं, इसको कोई बाहरी स्रोत नहीं, बल्कि इसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे कि दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, उसी के क्रिया के द्वारा ये जो होते हैं दोस्तों पेड़ पौधे अपना खाद्य पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति कर लेते हैं, यानी कि अपना पूर्ति कर लेते हैं। वो किससे, तो सूर्य प्रकाश से। चलो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का संयोग होता है। चलो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। जो विद्यार्थी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 25 बीबीआई लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को देंगे मेरे प्यारे। तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। देखिए 1 मिनट, चलो स्क्रीनशॉट हो गया गलती से, ठीक है स्टूडेंट। चलो बिल्कुल याद कर लेना, वैसे कार्बोनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होगा कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। देखो परिभाषा कितना इजी था, याद हो गया। देखो आप कहा था मोनोसेक्राइड क्या है। देखो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड होता है, दूसरा क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है। इस प्रकार से आप लोग का पूरा बांटा हुआ है। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके एक अणु में 3 से लेकर के 7 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे, तो मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि होते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन मोनोसेक्राइड है, तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, तो मोनोसेक्राइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग का निष्कर्ष निकाल रहा है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके एक अणु में 3 से 7 दोस्तों क्या हो, कार्बन परमाणु उपस्थित हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो मोनोसेक्राइड कहेंगे। लास्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। हो सकता है ये 2 नंबर में पूछेगा कि मोनोसेक्राइड क्या है, तो बिल्कुल क्लियर करते चलना। देखिए मोनोसेक्राइड के बाद देखोगे तो पॉलीसेक्राइड है। अब इसमें क्या होता है इसको भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट जवाब, अमेजिंग क्वेश्चन।
देखिए इसको आप लोग को कैसे क्लियर करना, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे तो इसको आप लोग को क्लियर करके जाना है ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए कहा जा रहा है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के अनेकों इकाइयां प्राप्त होता है, पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। मेरे प्यारे क्या कहा जा रहा है, बहुत ईजी है, बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। कहा जा रहा है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के अनेकों इकाइयां प्राप्त होती है, माने कि अनेकों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल में हो गया स्टार्च, ग्लूकोजन, यहाँ पर ग्लाइकोजन, ये सब क्या हो गए तो आप लोग का दोस्तों पॉलीसैकेराइड हो गए। यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड की अनेकों इकाइयां प्राप्त होगा, पॉलीसैकेराइड का एक ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया, तो आप लोग समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना ये 2 नंबर में के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड लास्ट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं जिसमें से ओलिगोसैकेराइड सबसे नीचे है, यानी कि 3rd नंबर पर है। देखो ओलिगोसैकेराइड क्या, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें पता होगा, 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कहा जा रहा है पंसे कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फल मोनोसैकेराइड की 2 से लेकर के 10 इकाइयां प्राप्त होती है, इससे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये सब आप लोग का क्या है, इसके एग्जाम्पल है दोस्तों ओलिगोसैकेराइड के। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न आप लोग करवाएं। 5 नंबर का क्वेश्चन का सीरीज देख सकते हो, कई बार पूछा गया। देखिए कहा जाएगा आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन के निष्कासन की अभिक्रिया को लिखें। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेडिएशन आयोडीन के मुख्य स्रोत को लिखना है, ये लिख दोगे तो एग्जाम में समझिए 90% काम हो गया, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा दोस्तों आप लोग को कहानी के रूप में बतलाएंगे। आयोडीन सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। देखो आयोडीन सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए इसके स्रोत को जानिए, इसके स्रोत क्या है। तो कहा जाए कि आयोडीन के स्रोत, देखो आयोडीन के क्या स्रोत है, कहा जाए कि समुद्री घास, चिले, साल्ट पीटर, प्राकृतिक प्राणी, ये तीनों दोस्तों क्या है तो आयोडीन के दोस्तों स्रोत हैं। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग को ऐसे 5 नंबर के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो आयोडीन के 3 स्रोत ये लिख दोगे तो एग्जाम में समझो 90% का काम हो गया। और आगे आप लोग को सिर्फ कहानी लिखना है। देखो इसमें आप लोग का कहानी की तरह दोस्तों इसमें लिखा हुआ है समुद्री घास में आयोडीन का उत्पादन। देखो कैसे होता है आयोडीन का उत्पादन। देखिए कहा जा रहा है कि आयोडीन का उत्पादन लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से किया जाता है। देखो आयोडीन का जो उत्पादन होता है डियर स्टूडेंट, आयोडीन का उत्पादन लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से किया जाता है। इस समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखा करके एक गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है, क्योंकि आयोडीन नाश नहीं हो पाए। जलने के बाद राख को केल्प कहा जाता है। देखो समझो आयोडीन का उत्पादन लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से तो किया जाता है, लेकिन इस समुद्री घास को दोस्तों सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से सुखा करके एक गहरे गड्ढे में दोस्तों क्या किया जाता है तो जलाया जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, उसके बाद एक राख मिलता है दोस्तों। उस प्राप्त लेकर राख को हम लोग केल्प कहते हैं, जो कि आप लोग देख पाएंगे इसमें दोस्तों लगभग 0.4 से लेकर के 0.13% उपस्थित केल्प होते हैं, जो जाल में घुल करके विलयन को आंशिक राघवाकरण के फलस्वरूप काम घुलनशील अवयव, देखो इसमें काम घुलनशील अवयव पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और यहाँ से सोडियम कार्बोनेट को बाहर कर लिया जाता है। जबकि जाल में अधिक घुलनशील अवयव NaI एवं KI मेरे प्यारे, ये जाल में सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। इसको क्या कहता है तो इसको दोस्तों विलयन में शेष रह जाता है। इस विलयन में उपस्थित शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के मिश्रण को क्षारीय सल्फाइड डाइऑक्साइड के साथ लोहे के एक गार में दोस्तों यानी कि बाकर पात्र में गार में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आयोडीन का एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बने नालियों में संघनित का ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखो इसका समीकरण देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा फंडा। देखो यहाँ पर संघनित का ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। इस नाले को एक्यूडेल कहा जाता है, जो अवस्था में प्राप्त किया जाता है। संघनित करके जो ठोस अवस्था जो होता है उस अवस्था को हम लोग नाले का दोस्तों एक्यूडेल कहा जाता है। क्या कहता है एक्यूडेल। देखो यहाँ पर समीकरण समझो, ये आप लोग का दोस्तों क्या तो NaI है, जो कि विलयन में शेष रह जाते हैं, ये रहा गया। और ये MnO2 दोस्तों उत्पादन यहाँ से शांत H2SO4 के साथ रिएक्शन करके देख सकते हो यहाँ पर कंपाउंड का निर्माण करे। देखिए यही रहा दोस्तों 5 नंबर का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लाजवाब है।
कहा जाए कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखो कहा जा रहा है कि स्थिर ताप के किसी विलयन में, देखो क्या कहा जा रहा है, स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अब कहोगे सर जी स्थिर ताप क्या है, तो स्थिर ताप आप लोगों का पी है। क्या कहा जाए, स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा। अब सोचोगे सर जी गैसीय विलय की मात्रा क्या है, तो एम है। तो यहाँ से समझो स्थिर ताप के किसी विलयन पी में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, यानी कि एम समानुपाती पी हुआ। मतलब क्या हुआ कि स्थिर ताप जो होगा दोस्तों पी किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा पी के समानुपाती होगा, यानी कि इस पर जो पी पर जो आरोपित दाब होगा दोस्तों, यानी कि गैसीय विलय की मात्रा पर आरोपित दाब होगा उसके समानुपाती होगा। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारे लाल कि जब भी ऐसा बात होता है तो आप लोगों को पता है कि जो समानुपाती होता है उसके जगह कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ से कांस्टेंट हमारा क्या जुड़ा, के जुड़ा। क्या जुड़ा रे स्टूडेंट, के यहाँ पर आप लोग का कांस्टेंट जुड़ गया। तो यहाँ से देखो क्या है, देखो के यहाँ पर दोस्तों स्थिरांक है जिसे हेनरी का नियतांक कहेंगे। क्यों, तो के यहाँ पर हमारा कांस्टेंट लिया गया समानुपाती के जगह, जिसे हम लोग दोस्तों हेनरी का नियतांक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मुझे उम्मीद है कि नियम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके अनुप्रयोग को भी जानते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग का जो मात्रा दिया गया मास है, यहाँ पर दाब है। ठीक है स्टूडेंट पी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को एकदम कवर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पक्का ये प्रश्न आएंगे। तो याद रखना कुछ नहीं, हेनरी का नियम दोस्तों 2 नंबर में पूछ सकता है। याद रखना स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित जो दाब होता है उसके समानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्तों, चलिए प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है, इतना याद रखना। यानी कि यहाँ से याद रखना एम बराबर दोस्तों जो एम समानुपाती किसके होता है, पी के, यानी कि स्थिर ताप के दोस्तों जो होता है गैसीय विलय की मात्रा के समानुपाती होता है। चलो यहाँ से क्लियर। तो यहाँ सब देखो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखो यहाँ से आप लोग को पता डिएशन कि आप लोग का टोटल क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ से आप लोग को 2 नंबर में पूछ सकता है कि हेनरी के 2 अनुप्रयोग लिखे या 1 अनुप्रयोग लिखे या हेनरी के नियम को लिखे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 नंबर साथ में 5 नंबर में क्लियर आपको हो रहे हैं। चलिए देखिए कहा थे सोडा वाटर बियर आदि पेय पदार्थों में दोस्तों उच्च दाब पर CO2 बढ़ते हैं। देखो कार्बोनिक जो पदार्थ होता है दोस्तों, ये आप लोग का कार्बोनेट पेय पदार्थ, कार्बोनिक नहीं कार्बोनेट पेय पदार्थ जो होते हैं पदार्थों में सोडा वाटर बियर आदि पदार्थों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरते हैं। यानी कि जो सोडा वाटर होगा डिएस्टोन, सोडा वाटर और बियर आदि पेय पदार्थ जो पीने योग्य हो उच्च दाब पर क्या भरते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। क्या भरते हैं, CO2 गैस भरते हैं। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि ये वाला आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अनुप्रयोग काफी इजी होता है। तो यहाँ से आप लोग को कुछ नहीं करना, कार्बोनिक पेय पदार्थ लिखना है, साथ में लिखना है कि सोडा बियर आदि पेय पदार्थों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरते हैं। देखो ये 5 नंबर में पूछा जाए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 4 अनुप्रयोग लेके आए, आप लोग को 3 भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। चलिए कहा जाए कि रक्त में घुले हुए गैसों के विनिमय में, देखो रक्त में घुले हुए जो दोस्तों गैस का विनिमय होता है उसके लिए भी किया जाता है। रक्त में घुले हुए गैसों के विनिमय में, विनिमय मैंने क्या हुआ, इधर से इधर यानी कि आदान प्रदान जो होता है ना, उसी प्रकार का विनिमय होता है। तो यहाँ से समझो क्या कहा जा रहा है, रक्त में घुले गैसों के विनिमय श्वासन में ले गए। देखो आप लोग श्वास अभी भी ले रहे हो, ठीक है, श्वास में ले गए O2 यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है उच्च होता है। O2 जो होता है दोस्तों इसका ऑक्सीजन का उसका आंशिक दाब उच्च होता है, इसीलिए फेफड़े में पहुंचकर हीमोग्लोबिन में मिलकर के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। ये फेफड़े में जो होता है दोस्तों आप लोग का O2 जो बाहर से लेते हो ऑक्सीजन, ये आप लोग को दोस्तों जब लेते होते दोस्तों उच्च दाब होते हैं, ठीक है ना, आंशिक दाब पर उच्च दाब के होते हैं, इसीलिए फेफड़े में पहुंचकर हीमोग्लोबिन में मिलकर यानी कि रक्त में मिलकर के फेफड़े में जब पहुंचेगा ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन में मिलेगा, यानी कि दोस्तों रक्त में मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा या दोस्तों बनाएगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उम्मीद है अपने भाषा में ले गए दोस्तों, ये जानकारी आप लोग को बिल्कुल याद रखेगी, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ से एक एक नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से समझिए, यानी कि नेक्स्ट अनुप्रयोग।
देखो ऊंचाई पर, अब देखो ऊंचाई पर करोगे इसका उपयोग, और दोस्तों जलीय जीवन में भी इसका उपयोग होता है। तो समझो क्या क्या दिया गया, क्या क्या आप लोग को करना एग्जाम में। देखो ऊंचाई पर भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर भी होता है। सर जी कैसे होता है उपयोग बताइए, तो देखिए समझो यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर, यानी कि अधिक ऊंचाई मतलब पर्वतारोही उसको ले सकते हैं। अधिक ऊंचाई वहीं पर होता है जहाँ पर्वत होता है, ठीक है ना, पहाड़ होता है। अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। देखो जैसे कि आप लोग नीचे हो दोस्तों जमीन पर, यहाँ पर आंशिक दाब उच्च है, क्योंकि दोस्तों जमीन है, धरातल है। और दोस्तों आप लोग पहाड़ पठार पर जाओगे तो वहां पर आंशिक दाब कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। अर्थात दोस्तों रक्त में कैसे यार ऑक्सीजन जाएगा, जब इसका दाब कम हो जाएगा। देखो नीचे आप लोग धरातल पर हो, जमीन पर हो, तो आंशिक दाब उच्च है, इसलिए श्वास वगैरह बेहतरीन तरीके से ले रहे हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये रक्त में दोस्तों मिलकर के ऑक्सीमोग्लोबिन का निर्माण करा है। यहाँ पर दोस्तों O2 का आंशिक दाब उच्च है, लेकिन दोस्तों ऊंचाई पर यानी कि पर्वत पर विपरीत हो जाता है। वहां पर O2 का आंशिक दाब जो होता है कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इसीलिए रक्त में दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। कमी का मतलब है दोस्तों सांस लेने में तकलीफ होता है। तो समझ सकते हो तकलीफ होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोस्तों गड़बड़ी तो होगी ही। तो कहा जाए कि इसीलिए पर्वतारोही जो होता है नाक से खून बहने लगते हैं। देखो जब दोस्तों जब हम लोगों को सांस लेने नहीं बनेगा तो समझो हालात कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझो इसीलिए पर्वतारोही के नाक से खून बहने लगते हैं। देखो पर्वतारोही जो होते हैं इनके नाक से खून बहने तक लगते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है। जितना आप लोग को देना है सभी को याद करना। जो भी विद्यार्थी PDF कोर्स में जुड़ना चाहते इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर आप देखो जालीय जीवन में, आप कहोगे जालीय जीवन में भी सर जी, तो देखो जालीय जीवन में क्या दिया गया है एकदम बेहतरीन तरीके से समझो। अब जालीय जीवन में दोस्तों इसका अनुप्रयोग जानिए क्या होता है जालीय जीवन में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, देखो जलीय जीवन में समझो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, देखो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो कि आपके पास है, ऑक्सीजन की जाल में देखो अब जाल विलेयता के कारण ही नदी समुद्र जलीय जीवन संभव हो पाया है। यानी कि दोस्तों वायु में उपस्थित जो O2 होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जाल में विलेयता के कारण यानी कि विलेय होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं, सॉल्यूशन के रूप में रहते हैं। इसी के कारण नदी समुद्र के में जलीय जीवन संभव हो पाया है। इसलिए आप लोग का दोस्तों कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तभी दोस्तों आप लोग लिख पाओगे जब इससे आप लोग याद करोगे। चलिए सुनते देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कहा जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो 2009, 2019, 2021 में पूछा, आप 2023 की, 24 की, 25 की बार ये डेशन एकदम पूरा क्वेश्चन चकाचक करते जाओ, पूरा क्लियर कर लेना। देखो कहा जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, पहले अभिक्रिया की परिभाषा देख लो। जिन रसायनों की अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 होता है या एकांक होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि दोस्तों जिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का जो मान होगा एकांक होगा, यानी कि एकांक का मतलब क्या होता है 1 होगा, उसे हम लोग दोस्तों प्रथम कोटि के अभिक्रिया कहेंगे। तो देखो यहाँ से मैंने माना माना कि अभिक्रिया, तो देखो अभिक्रिया होगा तो आप लोग का अभिक्रिया होगा तो कोई प्रोडक्ट तो बनेगा ना। जैसे देखिए आप लोग कहीं दोस्तों आटा पिसवाने जाते हो तो उसके बाद आटा का दोस्तों महीन चुनी, मान लीजिए गेहूं आप पिसवाने गए तो उसके बाद कुछ दोस्तों बांधता है ना, जैसे आटा बांधता है, आटा बांधता है तो यहाँ से समझो जब आटा बांधा तो अभिक्रिया हुआ, यानी कि शुरू में रिएक्शन उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बना। यानी कि दोस्तों गेहूं पर कुछ काम होगा तब ना डिग्रेडेशन आपका दोस्तों क्या बनेगा आटा, यानी कि दोस्तों ये अभिक्रिया है, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ से समझना प्रारंभ में अभिक्रिया यानी कि शुरुआत में अभिक्रिया होगा तो आटा को हम मशीन में डालेंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा शुरू में डाल देंगे, मैंने कहा आवे डालें, आवे क्या बनेगा कुछ नहीं ना बनेगा। इसलिए इसका दोस्तों जो प्रोडक्ट होगा 0 बनेगा। कब जब प्रारंभ में अभिक्रिया होगी यानी कि आवे तुरंत डालें, मान लो दोस्तों आटा आवे तुरंत डालें दोस्तों मशीन में, ठीक ना दोस्तों, तुरंत कुछ बन जाएगा कि कुछ समय लगेगा। इसी के कारण प्रारंभ में दोस्तों जो अभिक्रिया होगी दोस्तों हम प्रोडक्ट डालेंगे रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा 0 बनेगा, क्योंकि अभी डालवे क्या बन जाएगा जी कुछ नहीं बनेगा, तो 0 हो गया प्रारंभ में दोस्तों प्रोडक्ट है और अभिक्रिया हमारा A है। अब देखो T समय बाद यानी कि T के समय मतलब क्या दोस्तों कोई भी समय हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 3 मिनट हो सकता है या 3 घंटा हो सकता है, 4 घंटा, 4 मिनट, कुछ भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। तो देखो T समय का मतलब दोस्तों अनलिमिटेड समय, ठीक ना T समय
समय के बाद अभिक्रिया दोस्तों क्या होगा, तो देखो अभिक्रिया मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट कि मैंने आप लोग को आटा दिया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कहाँ पर डालने पर, मशीन में डालने के लिए आटा डालोगे डियर स्टूडेंट, तो यानी कि एक आप लोग को टी समय बाद यानी कि कुछ समय लगेगा ना आटा को दोस्तों चूर चूर होने में, तो दोस्तों वो जो अभिक्रिया बन के प्रोडक्ट तैयार होगा उससे वो हमारा प्रोडक्ट होगा। यानी कि डियर स्टूडेंट 30 समय यानी कि मान लीजिए आटा गेहूं डाल दिए, तो गेहूं डाल दिए डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा देर में क्या होगा, कुछ बनेगा क्या, आटा। तो दोस्तों आप लोगों को पता चला जब आटा बनेगा तो किसका आटा बना, गेहूं का, तो गेहूं में से ना दोस्तों आटा निकला, इसीलिए दोस्तों A-X होगा, यहाँ पर आप लोग का X होगा, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में से ना कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। आप लोग देखो आपके माता पिता दोस्तों कौन है, आपके माता पिता मम्मी पापा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ आपके माता पिता और ये आप हो, यानी कि डियर स्टूडेंट इसी में से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये जो A-X है इसी में से आप लोग का दोस्तों जो है X निकला है, यानी कि डियर स्टूडेंट यहाँ से ध्यान पूर्वक समझेंगे, यानी कि T समय बाद इसमें से जो अभिक्रिया होगा ये निकला, यानी कि डियर स्टूडेंट आप लोग को कुछ नहीं करना, यहीं आप लोग को T समय बाद कोई अभिक्रिया होगा तो इसी में से घाट करके कुछ प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इसी में से कुछ निकलेगा ना तब ना प्रोडक्ट कुछ बनेगा डियर स्टूडेंट। समझने वाले बात ये दोनों के साथ ये नया प्रोडक्ट निर्माण हुआ दोस्तों रिएक्शन करने के बाद 30 समय यानी कि कुछ समय लगा था। चलो उम्मीद है इतना पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे अपनी भाषा में, ठीक है ना डियर। आप नीचे देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो लाइन आप लोग को देख रहा है ना डियर, शुरू में लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से काफी ईजी पॉइंट है। देखो ये शुरू में नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम वाला है, ठीक ना डियर। हाँ देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, लेकिन अभिक्रिया का वेग क्या होता था आपको पता होगा, अभिक्रिया का जो वेग होता है माइनस डियर माइनस डी आर बटा दोस्तों क्या होता है dt होता है, बराबर में दोस्तों के आर के पावर n होता है। कहोगे दोस्तों n क्यों दियोगे, देखो अगर शून्य कोटि पूछेगा तो यहाँ घात 0 रखेंगे, अगर दोस्तों प्रथम कोटि है तो घात 1 रखेंगे, तो यहाँ से मैंने दोस्तों रख दिया, ठीक ना डियर। इसको आप लोग को नहीं देखना, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको इसके नीचे आना चाहिए था, लेकिन पहला ही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम में पूरा का रूप ऊपर में, ठीक है ना डियर। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो दोस्तों n बराबर 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, n बराबर 1 मानेंगे, तो यहाँ से देखो dr बटा dt हो गया डियर। यहाँ से क्यों हो गया दोस्तों क्या, क्योंकि आपको पता है k था ऊपर में दोस्तों r की घात दोस्तों n था मेरे प्यारे, तो n का घात तो 1 रखे तो आप लोग का kr प्राप्त हो गया, kr प्राप्त यानी कि दोस्तों प्रथम कोटि है तो n बराबर 1 मानना ही है। अब देखो समय दोस्तों 0 होगा, देखो यहाँ से समझना, ध्यान पूर्वक समझना, यहीं पर मैंने आप लोग का फंडा है। देखिए समय 0 होगा तो अभिक्रिया दोस्तों R नॉट होगा, क्या होगा, जब समय दोस्तों 0 होगा, मान लीजिए अभी डाले हैं मेरे प्यारे, अभी समय कितना 0 है, तो अभिक्रिया पर क्या असर पड़ेगा, 0 ये ना पड़ेगा डियर। यानी कि जब आप लोग का समय 0 है तो अभिक्रिया में क्या देगा, 0, कुछ नहीं देगा, तो R नॉट हो गया। अगर मान लीजिए समय दोस्तों टी है तो अभिक्रिया दोस्तों RT होगा, क्योंकि मान लीजिए टी की जगह आप लोग 5 मान लो तो 6 मिनट मान लो, या 5 घंटा मान लो तो 6 मिनट मान लो, कुछ मान लो 6 दिन मान लो तो 6 साल मान सकते हो, लेकिन टी यहाँ पर आप लोग का अनिश्चित समय है, ठीक ना डियर। टी अगर मानोगे तो यहाँ पर आप लोग का RT यानी कि रिएक्शन के साथ समय भी होगा, ठीक है ना डियर। यानी कि दोस्तों 0 और टी इसलिए लिए क्योंकि शुरुआती का 0 और टी अनलिमिटेड है, कितनों देर चल सकता है, ठीक है ना डियर। फिर यहाँ से समाकलन ठोक देंगे, समाकलन ठोकेंगे तो आप लोग को लिमिट लगा देना है दोस्तों 0 से लेकर के, यानी कि 0 प्रोडक्ट बांधने से लेकर के पूरा प्रोडक्ट बांधने तक का दोस्तों क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे समाकलन में। तो आप लोग को पता है कि डी को दोस्तों आर के रिस्पेक्ट में दोस्तों समाकलन करेंगे तभी आप लोग का समाकलन दोस्तों संभव है। फिर यहाँ से देखिए माइनस के डी टी है, और यहाँ पर देखो समय आप लोग का क्या 0 से लेकर के टी तक है, यहाँ पर आप लोग का क्या था, रिएक्शन था दोस्तों 0 से लेकर के हीरो बनने तक की कहानी, और इसमें था क्या डियर, जन्म लेने से लेकर के मरण तक, ठीक ना डियर, यानी कि 0 से लेकर के टी तक का पूरा समय, ठीक ना डियर। यहाँ से आप लोग को दोस्तों समाकलन ठोक दिया, नीचे समाकलन बारे लिमिट पुटअप करेंगे। आप लोग कहोगे सर जी 1/r है तो इसका आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएंगे, 1/r है तो इसका समाकलन क्या होता है, log r होता है, क्योंकि log r होता है सर, लेकिन आप a लेना लिखें, इसका मतलब क्या है, देखो log r आप लोग नहीं लिख सकते हो केमिस्ट्री में, इसी को हम लोग लिखते हैं ln r, क्या लिख सकते हैं, log को ln लिखते हैं और r देगा तो r लिख दीजिए, तो ln r लिख दिया, लिमिट लगा दिया दोस्तों r नोट से लेकर के rt तक। फिर यहाँ देखो इसका दोस्तों समाकलन क्या होगा, कांस्टेंट के था तो बाहर निकल गया, और dt का समाकलन टी होता है, लिमिट 0 से लेकर के टी तक हो गया।
ठीक ना डिएशन, 0 से लेकर के टी तक समाकलन हो गया। अब यहाँ से देखिए ये एल दोस्तों एल एन आर टी माइनस आर एल एन आर नॉट बराबर के टी है। ठीक ना डिएशन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब पहले अपर लिमिट रखे, क्या रखे सर जी, अपर लिमिट, हाँ जी देखिए अपर लिमिट रखे तो ये वाला, फिर लोअर लिमिट ये वाला, अपर लिमिट ये वाला, लोअर लिमिट ये वाला बराबर के टी, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी के पुट यहाँ बाहर आए तो दोस्तों टी रखोगे, टी -0 करेंगे तो आप लोग को टी प्राप्त, कि माइनस के टी आप लोग का सही दिया हुआ है। और दोनों पक्षों में दोस्तों माइनस से गुना करने पर लेना ही भूल गया था मेरे प्यारे, कि पता ना मटर गया कैसे, तो दोनों पक्षों माइनस से गुना करने पर ऐसा आप लोग लिख लेना। ठीक ना डिएशन, इस थोड़ा पे छट गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आप लोग को एल एन आर लिख देना है, यानी कि आप लोग को दोस्तों जो लिमिट है उसमें क्या करना है, माइनस का गुना। कहोगे क्यों सर जी, क्योंकि इसको प्लस करना आती आवश्यक है, माइनस में रहेगा तो माइनस में होता ही नहीं है। तो पूरे में माइनस का गुना कर, दोनों पक्ष में माइनस से गुना करोगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वो प्लस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो, इस प्रकार से हो गया। और आपको पता है मेरे प्यारे लॉग एम माइनस एन दिएगा, लॉग एम देखो यहाँ से लॉग एम माइनस लॉग एन, सूत्र क्या होता है, लॉग एम बटा एन। क्या सर जी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, सूत्र क्या होता है, लॉग एम बटा एन। तो लॉग एम बटा एन होता है आर नॉट बटा आर टी हो गया। अब बराबर में दोस्तों क्या हो गया, के टी हो गया। क्यों सर जी, तो के टी आप लोग को ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। देखो लॉग का मान क्या होता है, एल एन का मान क्या होता है डिएशन, तो आप लोग को पता है लॉग का मान 2 पॉइंट है, और दोस्तों 3 गुना देखो 3 कितना होता है, 2.303 होता है, 3.33, और लॉग होता है दोस्तों यहाँ से पूरा इसका मान, एक एल एन का मान। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया मेरे प्यारे साथियों, के टी था, इसको इस सब ले आए, इसको उस सब ले गए, और आर नॉट आर टी लिखा हुआ, एल एन का मान यहाँ से पुटअप कर दिया। ठीक है ना डिएशन, यहाँ से एल एन का जो वैल्यू है ना उसको मैंने पुट कर दिया इस प्रकार से, इस वाला बॉक्स से। तो इस प्रकार क्या होता है, आर नॉट बटे आर टी हो गया। और चूंकि आपको पता है आर नॉट जो है दोस्तों ए है, आर टी दोस्तों ए माइनस एक्स है, ऊपर आप लोग को बात लाए हैं, आर नॉट दोस्तों ए है। ठीक है ना दोस्तों, आर टी ए माइनस एक्स से ऊपर में आप लोग को बात लाइन देख सकते हो, यहाँ से आर नॉट और आर ए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से देखिए कहाँ गया, ये देख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग का सारा का सारा दिया हुआ डिएशन एकदम धमाल और कमाल करके आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप लोग को पूरा का पूरा पुटअप कर देना है। और देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या है डिएशन, क्या टी है जो गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार देखोगे तो आप लोग को फाइनली प्राप्त हो गया। क्योंकि सर जी आर नोट की जगह आप ए पूछा पुट क्यों ऐसा, तो आइए आप लोग को ऊपर में दिया हुआ है ए आर नोट का मान, और दोस्तों आर टी का मान ए माइनस एक्स जो है ये भी आप लोग का हो गया। ठीक ना डिएशन, आप लोग को यकीन नहीं है मेरे प्यारे तो देख सकते हो आर नॉट और आर ए का वैल्यू जो दिया है दोस्तों वो क्या दिया हुआ है, देखो ऊपर में ही आप लोग को दिख जाएगा, देख सकते हो डिएशन, यहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा। देखिए यहाँ पर कहाँ गया, देखिए ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक ना डिएशन, आर नॉट और आर टी कहाँ गया, यहीं कहीं पर होगा डिएशन, कहाँ गया। अच्छा रिएक्शन यही ना प्रोडक्ट बना डिएशन, यहीं से मैंने मान पुटअप किया ए माइनस एक्स और ए मैंने यहाँ से पुटअप किया, तो फाइनली आप लोग को प्राप्त हो गया। कितना इजी था डिएशन, सही विद्यार्थी समझ गए, काफ़ी इजी डिएशन। देखो आर नॉट का मतलब दोस्तों ए और दोस्तों आर टी का मतलब ये वाला आप लोग का पुटअप हो गया, और फाइनली आप लोग का प्राप्त हो गया डिएशन, काफ़ी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या इसका व्यंजक पर क्या प्राप्त करना, हर साल पूछा है लेकिन 18 के बाद आज तक नहीं पूछा है, लेकिन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, तो पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर कर लेना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि वह देखो पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या उसको पहले पढ़ लीजिए। तो कहा जाए वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं डिएशन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आप लोग को दोस्तों रिएक्शन होगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, दोस्तों अभिक्रिया बनेगा तो कुछ उत्पाद तो बनेगा ही डिएशन। तो रिएक्शन होता है दोस्तों प्रोडक्ट, ठीक है ना, अभिक्रिया करेगा तो कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा ना। तो जैसे देखो इसके लिए आप लोग का शून्य कोटि के लिए तत्कालिक दर होता है, तत्कालिक दर क्या होता है, माइनस डी आर बटा डी टी होता है। ये सही विद्यार्थी जानते हो तत्कालिक दर, ठीक है ना डिएशन, ये माइनस डी आर बटा डी टी होता है दोस्तों। और साथ में आप लोग को पता है कि के आर नॉट होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शून्य घात है तो आप लोग को शून्य लगा दिया। शुरुआती में आप लोग का ऐसा क्वेश्चन प्रथम कोटि में बतलाएं, और आपको पता है आर नॉट आर के पावर दोस्तों 0 होगा उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि के गुना 1 करोगे तो के ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर के आप लोग का लिखा हुआ है और माइनस डी आर बटा डी टी आप लोग का दिया हुआ है।
इस प्रकार से करोगे तो माइनस डी टी था डिएशन, इस प्रकार से के डी टी की तरफ और माइनस डी आर बराबर क्या निकल गया, आप लोग को माइनस को उस तरफ भेज दे, क्या कहते हैं माइनस था ना डिएशन इस तरफ, उसको इस तरफ दोस्तों कर दिया प्रतिस्थापन। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। इस प्रकार दोस्तों समाकलन करेंगे तो डी आर का समाकलन आप लोग को आर आ जाएगा और माइनस के टी आ जाएगा डिएशन, क्योंकि के कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकलेगा। डी टी का समाकलन आप लोग का टी होता है और दोस्तों प्लस आई जोड़ो या जीरो को जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग समाकलन स्थिरांक इसी को कह सकते हो। देखिए मैंने लिख दिया समाकलन कॉन्स्टेंट, ठीक है डिएशन, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आप लोग का लिखा हुआ समाकलन, ठीक है डिएशन, पूरा क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखो टी बराबर 0 पर देखो फाइनल प्राप्त हो गया, टी बराबर 0 यानी कि समय 0 होगा तो रिएक्शन तो होगा, लेकिन दोस्तों रिएक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समय 0 होगा तो रिएक्शन में क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो आर नॉट हो गया। और आप लोग को पता है कि आर नॉट बराबर दोस्तों आप लोग को पता है ना मेरे प्यारे साथियों, आर नॉट जो है ऊपर से आप लोग का दोस्तों के गुना आई है, के गुना जो आप लोग का दिया गया डिएशन, क्योंकि देख सकते हो आर नॉट है यानी कि दोस्तों जब दोस्तों कुछ बनेगा ही नहीं तो आप लोग का समय 0 देना पड़ेगा, और जब 0 देखो तो यहाँ से आप लोग को पता है मेरे पेरे, यहाँ से आप लोग देखो के टी दिया गया तो समय 0 होगा, तो यहाँ पर 0 पुटअप होगा प्लस में आई यानी कि समाकलन स्थिरांक। और आपको पता है डिएशन ये आप लोग को आई बराबर दोस्तों जो प्राप्त हो जाएगा ये आप लोग को आर नॉट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा आर नॉट यहाँ से, ठीक है ना डिएशन, यहाँ से आप लोग को पुटअप किए समय 0, क्योंकि आप लोग का दोस्तों प्रोडक्ट 0 बना तो समय 0, तो यहाँ से शून्य कोटि की अभिक्रिया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 0 इंपुट करना होता है। तो समीकरण 1 से चलोगे तो समीकरण 1 ये वाला है, और आपको पता है डिएशन आर बराबर आप लोग को क्या प्राप्त होगा, तो आर बराबर आप लोग समीकरण 1 में देखो ऊपर, देखो ऊपर ये समीकरण 1 दिख रहा है ना, इसको ला करके उतार दीजिए। और आपको पता है डिएशन के टी, ठीक है ना डिएशन, आर का जो आप लोग का देख रहा है डिएशन, आप लोग का माइनस डी आर, और दोस्तों आर नॉट जो दिख रहा है इसी को आप लोग देख सकते हो यहाँ पर माइनस के टी दिया गया है, क्या देगा के टी, और यहाँ से आप लोग को दोस्तों आर नॉट दिया गया। इस प्रकार से देखोगे तो के टी आप लोग का दोस्तों गुना में, तो इस प्रकार से आप लोग को भाग में आ जाएगा। क्यों सर जी, क्योंकि देखो आप लोग को दोस्तों व्यंजक जो होता है शून्य कोटि के लिए यही होता है, क्योंकि टी नीचे है दोस्तों गुना में तो इस सब जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब कहोगे बात सर जी समाज की एकदम इजी ना लाले पॉप क्वेश्चन है डिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग का दोस्तों माइनस के टी था, इस सब प्लस को हो गया, और ये दोस्तों प्लस में था इस सब गया तो माइनस में हो गया। इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो समीकरण आप लोग को प्राप्त हो गया, यही आप लोग का शून्य कोटि की क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन कैसे होता है। देखिए अमोनिया जो होता है दोस्तों इससे नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का दोस्तों वर्णन करना है, क्या करना है डियर, अरे भैया वर्णन करना है, ठीक ना। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का वर्णन करें। तो देखो 2016 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। देखिए कहा जाए कि हाइपर ब्रिज द्वारा अमोनिया का निर्माण दोस्तों बड़े पैमाने पर, यानी कि हाइपर ब्रिज द्वारा अमोनिया का निर्माण बड़े पैमाने पर अमोनिया के गैस उत्पादन करने के लिए हाइपर विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम नाइट्रोजन एवं शुद्ध हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 773 के, ठीक है 773 के ताप पर एवं दोस्तों 200 लेकर के 900 एटीएम ताप पर फेरम यानी कि दोस्तों लोहा के उत्प्रेरक के मैंडेनेलम, ठीक है मैंडेलम एमो बाधा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गैस का जो मिश्रण होता है दोस्तों 770 या कहिए 773 कुछ भी कहिए के ताप पर आप लोग का दोस्तों 200 से लेकर के 900 एटीएम दाब पर, समझ सकते हो 900 एटीएम दाब पर लोहा को दोस्तों उत्प्रेरक मंडप के बाधक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो अमोनिया दोस्तों प्राप्त हो जाता है, यानी कि रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से देखोगे तो आप लोग का नाइट्रोजन हाइड्रोजन से दोस्तों उत्क्रमणीय है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ, तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों अमोनिया प्राप्त हो गया। क्योंकि आप लोग को यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन में यानी कि दोस्तों आप लोग को थ्योरी में आप लोग को दिख रहा है कि दोस्तों शुद्ध हाइड्रोजन के मिश्रण को, यानी कि शुद्ध हाइड्रोजन के मिश्रण का जब आप लोग का दोस्तों होगा तो इससे आप लोग का क्या प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगा। क्योंकि इतना अधिकतम दाब पर करेंगे लोहा की उपस्थिति में तो ऐसा में हो जाएगा ही। और देखो डेस्टन आप लोग को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल देखेंगे। यहाँ से आप अमोनिया से प्राप्त होगा, नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त करना है। देखो ये अमोनिया अब नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करना है।
ठीक ना डियर। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है, देखिए नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में सर्वप्रथम हाइबर विधि से अमोनिया गैस के शुद्ध ऑक्सीजन से मिश्रित कर मिश्रण को 3 बार 200-500 के ताप पर गर्म करके प्लेटिनम 200 के उत्पन्न होकर के गुजारा जाता है तो एनो गैस प्राप्त होता है। यानी कि डियर नाइट्रिक अम्ल को में सर्वप्रथम हाइबर विधि के से प्राप्त जो अमोनिया गैस होता है, यानी कि आप लोग को पता है नाइट्रिक अम्ल में सर्वप्रथम जो होता है दोस्तों हाइबर विधि जो अमोनिया प्राप्त होता है। कौन विधि, हाइबर विधि जो अमोनिया प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट, उसके द्वारा दोस्तों शुद्ध ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को मिश्रण करके 3 बार 200-500 के ताप पर दोस्तों क्या कहता है गर्म किया जाता है तो प्लेटिनम उत्प्रेरक जाले से होकर गुजारा जाता है तो एनो गैस प्राप्त हो जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एनो गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग को इतना बार किया NH3 को दोस्तों SO2 के साथ देखो पीट यानी कि प्लेटिनम के ऊपर से 900 बार 500 के ताप पर जब अब रिएक्शन कराया गया तो इसमें क्या हुआ दोस्तों एनो बना, साथ में H2 बने। एनो का मतलब दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है, साथ में H2O के 6 अणु यहाँ से आप लोग का रिलीज हुआ। इस प्रकार से कहोगे तो ये आपके दोस्तों अभिक्रिया जो लगातार चलती रहती है, ये दोस्तों अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी में उत्क्रमण नहीं होता है, यह लगातार चलते रहती है। जब ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ से देखिए क्या कहा जा रहा है। फिर आप लोग का दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड गैस दोस्तों ठंडा कर ऑक्सीजन को दोस्तों क्या कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा जाता है तो NO2 गैस प्राप्त हो जाए, यानी कि आखिरकार आप लोग का NO2 गैस यानी कि नाइट्रस डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देखो तो आप लोग का रिएक्शन में दिया गया देखो NO और दोस्तों O2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 में जो अभिक्रिया बनेगा तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इस दोस्तों प्राप्त होने का 80% लगभग समझिए, देखिए हाँ यहाँ पर लिखा भी गया है। देखिए आप लोग को प्राप्त NO2 गैस के जो जल द्वारा दोस्तों तनु बना के 68% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि 68% मतलब समझो कि पूरा का पूरा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। यहाँ से देखिए आप लोग को इस प्रकार से दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन अमोनिया, देखो नाइट्रिक डाइऑक्साइड को दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से आप लोग को नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा जो कि आप लोग को ऊपर की ओर रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन 2HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों निर्माण कर दिया, यानी कि दोस्तों नाइट्रिक अम्ल ये जो आप लोग का दोस्तों अभिक्रिया होता है तो उसमें छिपी होने का एनो गैस मुक्त अभिक्रियाओं के अनुसार दोस्तों NH3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल उत्पादन करते रहता है। अगर पूछेगा नाइट्रिक अम्ल को किस विधि तैयार किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि। सभी आप लोग को क्लियर डिस्कशन, काफी इजी क्वेश्चन था एकदम, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे डिस्कशन। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि अमोनिया का दोस्तों आप लोग को निष्कासन निकालना तो आप लोग बेहतरीन तरीका से कर लेना, ठीक ना डिस्कशन। चलिए आप सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों गंधकाम्ल अम्ल के द्वारा दोस्तों उत्पादन, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों इसको गंधकाम्ल अम्ल द्वारा दोस्तों संपर्क विधि द्वारा दोस्तों उत्पादन। तो देखो इसको हम लोग कैसे उत्पादन करें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसको आप लोग देख सकते हो 2012, 2021 अब 2023 की बार है, बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लीजिए। 24 में पूछेगा, 25 में पूछेगा, 26 सब एग्जाम में आप पूछा जाएगा। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जो देखिए जो विद्यार्थी PDF क्वेश्चन चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग कंटेंट कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका जो उत्पादन किया जाता है संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। यह दोस्तों निम्न 3 चरणों में संपन्न होता है। कहाँ कहाँ संपन्न होता है ये आप लोग को जानना आती है आवश्यक डिस्कशन, ताकि आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा पाए। देखो सर्वप्रथम ऑक्सीजन को, देखिए यहाँ पर कहा जाए कि सर्वप्रथम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि सल्फर आप लोग को एक से दोस्तों और साथ में ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाएगा तो आप लोग को SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे यहाँ से देख सकते हो सर्वप्रथम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो आप लोग का सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आप लोग का सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन के संयोग से। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में समझेंगे तो कहा जा रहा है कि प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस को दोस्तों वैनाडियम, देखो इसको हम लोग क्या होते हैं वैनाडियम इसको बोलते हैं, ठीक है। वैनाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्तों ऑक्सीजन से ऑक्सीजन द्वारा दोस्तों ऑक्सीकृत किया जाता है तो SO2 गैस प्राप्त होता है, यानी कि जो SO2 दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग को प्राप्त होता है इसको V2A25 दोस्तों उत्प्रेरक यानी कि वैनाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो SO2 गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार आप लोग देखोगे देश सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से O2 के साथ दोस्तों V2O25 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो SO3 गैस प्राप्त होता है। देख सकते हो मेरे
प्यारे यहाँ से 2SO3 और दोस्तों O2 के साथ V2O5 की उपस्थिति में दोस्तों वैनेडियम की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है तो 2SO3 का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों SO3 गैस को सल्फ्यूरिक अम्ल घुला करके ओलियम प्राप्त किया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है मेरे प्यारे, क्या पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राप्त SO3 गैस को सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। तो अब प्राप्त SO3 गैस को सल्फ्यूरिक अम्ल में घुला करके ओलियम प्राप्त किया। ओलियम का सूत्र H2O7 होता है मेरे प्यारे, तो ओलियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि प्राप्त SO3 दोस्तों गैस को H2SO के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा करके ये वाला प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों इसका निर्माण कर लिया जाता है। जब ये प्राप्त हो जाता है दोस्तों आप लोग का ओलियम, तो यहाँ से आप लोग का एक बड़ा काम चलता है दोस्तों, जिससे आप लोग को सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो सके। देखिए ओलियम को जाल द्वारा दोस्तों तनु बना के, ओलियम ये आप लोग का जाल द्वारा तनु बना करके इसको दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार देख सकते हो आप लोग को इससे अभिक्रिया करके आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त कर लिया जाता है, जो कि आखिरकार आप लोग को प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। और यही आप लोग को प्राप्त करना था। काफी इजी पॉइंट था। मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम धमाल और कमाल करके एकदम छोड़ देना एग्जामिनेशन। काफी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हो एक बार लिखे, लेकिन पूछा तो है बड़े बड़े डिएशन, लेकिन आप लोग समझ सकते हो क्या होता है जब अभिक्रिया व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक है ना, हीटिंग कैल्शियम फॉर्मेटेड बाय स्ट्रांगली, ठीक है ना, यानी कि जब तेज गर्म होता है तो कैल्शियम फॉर्मेट को तो क्या बनता है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 नंबर पूछा जाएगा तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो देखो यहाँ से आप लोग को ए और बी 2 ऑप्शन दिख रहा है। पहले तो आप लोग को दोस्तों दिया गया कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म किया जाता है। तो देखो कैल्शियम फॉर्मेट को हम लोग तेज गर्म करेंगे मेरे प्यारे, तो यहाँ से देख सकते हो देखिए कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग को क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग देख सकते हो डिएशन, आप लोग को जब कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क के समय को दिया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना डिएशन। काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट को दोस्तों तेज गर्म करेंगे, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क सावन, यानी कि शुष्क सावन के दोस्तों इसको गर्म किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ से देख सकते हो कैल्शियम आप लोग को फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है, CaCO, और यहाँ से आप लोग ट्वाइस लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो सर जी? ट्वाइस। क्यों ट्वाइस? क्योंकि आप लोग का दोस्तों कैल्शियम फॉर्मेट पुटा है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का ये सूत्र होता है, शुष्क आसवन करेंगे या श्रावण करेंगे, जो करेंगे यहाँ से करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस में दोस्तों कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप लोग को मेन फंडा जो आप लोग दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है इसका शुष्क आसवन से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और यहाँ से देखिए आप लोग का सेकंड में है कि मेथनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता तो क्या होता है। देखो मेथनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, देखो मेथनॉल और ये अमोनिया से अभिक्रिया दोस्तों ZnHCl2 की उपस्थिति में करता है तो इससे आप लोग को क्या होता है डियर स्टूडेंट, मिथाइल अमीन प्राप्त होता है। देख सकते हो यहाँ पर मिथाइल अमीन और दोस्तों जाल के एक अणु प्राप्त हुए हैं, यानी कि मिथाइल को अमोनिया से दोस्तों रिएक्ट कराएंगे, यानी कि जो मेथनॉल होता है दोस्तों CH3OH, इसको अमोनिया से हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो आप लोग को दोस्तों क्या प्राप्त होगा, तो आप लोग को प्राप्त होगा मिथाइल अमीन। क्या प्राप्त होगा? मिथाइल अमीन। और यहाँ से एक जल के अणु भी प्राप्त हो जाएंगे। चलिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो। 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एडिएशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब दोस्तों आप लोगों का दोस्तों रिएक्शन होता है दोस्तों सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ, यानी कि क्या होता है जब सोडा एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। तो देखो सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन प्राप्त होता है। आप लोग ऐसा सुने होंगे। तो सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो सोडियम एसिटेट का सूत्र क्या होता है, CH3 और दोस्तों COOH होता है दोस्तों। ये आप लोग का क्या होता है, सॉरी यहाँ पर H नहीं होगा टेशन, गलती से लिख दिया है आप लोग का। इसका जो सूत्र होता है CH3 COONA होता है, यहाँ पर गलती से H लिखा गया तो आप लोग इसको ध्यान मत देना। कैल्शियम एसिटेट को दोस्तों क्या, सॉरी सोडियम एसिटेट को दोस्तों सोडियम सोडा लाइम, इसी को कहते हैं NaOH को दोस्तों सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? NaOH को सोडा लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडा लाइम के साथ दोस्तों गर्म करते हैं तो आप लोग को पता है दोस्तों मीथेन प्राप्त होता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो आप लोग को मेन फंडा दोस्तों क्या बनता है, मीथेन बनता है। जो प्रोडक्ट शुरू में बनता है वो आप लोग का दोस्तों क्या बनता है, मीथेन बनता है। CH4 ये मिथाइल हो गया, CH4 आप लोग का मीथेन बनता है।
यानी कि दोस्तों सोडियम एसीटेट को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो रिएक्शन CH3CONA को दोस्तों सोडियम के साथ दोस्तों गर्म किया जाता है तो आप लोग को पता है दोस्तों क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सोडियम एसीटेट का सूत्र, जो विद्यार्थी नहीं समझ पाए ये मीथेन होता है और इसको आप लोग को जानना भी जरूरी नहीं है। ऐसे भी सोडियम कार्बोनेट होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं होता है। मेन तो ये होता है मीथेन होता है। कौन काम होता है? मीथेन का। देखो कितना इजी पॉइंट है, मुझे उम्मीद है आप लोग को पूरा का पूरा आप लोग को एकदम क्लियर होगा डिएशन, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लीजिए ताकि एग्जाम में धमाल और कमाल करके बेहतरीन तरीका से आइएगा, ठीक है ना डिएशन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जाल से भी क्रिया करा जाता है तो क्या होता है? देखिए कैल्शियम जो कार्बाइड होगा दोस्तों इसको जाल से भी रिएक्ट कराएंगे, यानी कि कैल्शियम जो होगा ना मेरे प्यारे, क्या सर जी, अरे भैया कैल्शियम कार्बोनेट को जाल से भी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो देखो कैल्शियम कार्बाइड क्या है दोस्तों, CH2 को जो अभी क्रिया कराएंगे आप लोग का दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड के साथ, यानी कि कैल्शियम जो कार्बाइड होता है सूत्र क्या होता है? Cl2 जो C2 जो होता है दोस्तों इसको रिएक्ट कराएंगे तो आप लोग का क्या बनता है? तो आप लोग का दोस्तों एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन का जो सूत्र होता है C2H2 होता है। देख सकते हो यहाँ से आप लोग को नहीं दिख पा रहा तो ये देखिए आप लोग को एसिटिलीन आप लोग को दिख पा रहा है डिएशन, ठीक ना। काफी इजी पॉइंट है, आप लोग को कुछ नहीं करना है कि दोस्तों CaCCl2, ठीक है ना डिएशन। CaC2 जो होता है दोस्तों ये उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। वो जाल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं तो एसिटिलीन आप लोग को प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन। चलिए हो गया डिएशन, पूरा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए लोहा के निष्कर्षण के समान सिद्धांतों को आप लोग अब समझना है, ठीक ना डिएशन। लोहा के दो मुख्य अयस्कों का नाम लिखिए एवं उसके मुख्य अयस्कों के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखिए। तो देखो लोहा आप लोग को इस प्रकार से दिया गया डिएशन, जो कि आप लोग को क्लियर करना है। हेमाटाइट दिया गया, मैग्नेटाइट दिया गया है और क्या देगा पूरा का पूरा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर लोहा दिया गया, मैग्नेटाइट दिया गया, तो आप लोग को हेमाटाइट का सूत्र हुआ, मैग्नेटाइट का सूत्र हुआ। ये दो मुख्य अयस्क है दोस्तों, ये लोहा के होते हैं। 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग भावकाल मचा दें। क्या मचा देंगे डिएशन? भावकाल मचा देंगे, ठीक है ना डिएशन। हेमाटाइट मैग्नेटाइट हो गया। यहाँ से आप लोग को सूत्र पता चले लोहा का निष्कर्षण देखिए कैसे किया जाता है। देखिए हेमाटाइट से लोहा का निष्कासन करने के लिए गुप्त दोस्तों पृथक्करण विधि द्वारा संधान करते हैं, यानी कि हेमाटाइट से लोहा का निष्कासन करने के लिए, यानी कि हेमाटाइट से लोहा का निष्कासन करने के लिए गुप्त पृथक्करण विधि द्वारा दोस्तों संधान करते हैं, जिसमें गैंग बालू मिट्टी पानी के साथ बहा जाता है और अलग अयास के अलग हो जाता है, यानी कि और जो अयास होते हैं दोस्तों वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है जितना भी गंदगी रहेगा वो दोस्तों क्या होगा? गैंग जो होगा बालू मिट्टी पानी के साथ दोस्तों बह जाएगा, यानी कि दोस्तों आप लोग कहने का मतलब है जो बालू मिट्टी पानी जो होगा दोस्तों वो आप लोग को दोस्तों बह जाएगा, ठीक है दोस्तों। बालू जो मिट्टी होगा वो पानी के साथ बह जाएगा। हम लोग को दोस्तों प्योर जो अयस्क होता है प्योर 99% वो हम लोग को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से कहा जाएगा अयस्कों का साधन, देखो कितना मेथड है। अयस्कों का हेमाटाइट अयस्क का साधन चुंबकीय, देखो सांधन की बात है तो अयस्कों का दोस्तों सांधन किया जाता है हेमाटाइट का चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस वीडियो में 2 चुंबक का बना रोलर होता है, इसमें लगे पट्टे पर चुनित अयस्क को गिराया जाता है तो शुद्ध धातु रोलर के पास गिरता है तथा अशुद्ध धातु रोलर से दूर गिरता है, यानी कि उसमें जो को दोस्तों आप लोग का रोलर लगा होता है, एक आप लोग का शुद्ध लगाता है, एक अशुद्ध लगाता है लगा रहता है टेस्ट में, तो दोस्तों उसमें डालते हैं तो शुद्ध धातु रोलर के पास और तथा अशुद्ध धातु दोस्तों रोलर से दूर गिरता है। यही आप लोग को अयस्कों का सांधन में होता है। अब देखिए इसके बाद भार्जन की क्रिया आप लोग का होता है स्टार्ट। तो भार्जन में क्या होता है? अब सांधित अयस्क जो होता है दोस्तों थोड़ा सा कोयला मिला करके, जो आप लोग का सांधित अयस्क दोस्तों होगा उसमें थोड़ा सा कोयला मिला करके छिछोलादार भट्टे में हवा की उपस्थिति में, देखो आप लोग का भार्जन होता है दोस्तों हवा की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में होगा तो आप लोग को जाहिर सी बात है ज्ञान किया जाएगा। तो जिसके नाम में आप लोग को CO2 और AS ऑक्साइड बन करके बाहर निकल जाएगा, यानी कि CO2 और AS ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, जिससे आप लोग का जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। जिससे होगा ना दोस्तों जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा तो शुद्ध धातु तथा दोस्तों शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जो सांधित अयस्क होगा डिएशन उसमें थोड़ा सा कोयला मिला करके छिछलाधार भट्टे में दोस्तों वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे नाली में दोस्तों CO2 और AS और दोस्तों AS की ऑक्साइड की उपस्थिति बाहर कर दिया जाता है। तो इससे आप लोग को वाष्प जो होगा दोस्तों वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार आप लोग को शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है,
चलिए ये देखिए प्रागलन क्या है। अब देखो प्रागलन भी आप लोग का लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद आप लोग का दोस्तों पूरा एंड पूरा आप लोग का क्लीन एंड साफ हो जाता है। देखिए कहा जाए जालिद अयस को चुनना पड़ता है। देखो जो जालिद अयस होगा दोस्तों, जालिद का मतलब क्या, भारजन, भारजन को ही कहते हैं दोस्तों जालिद। इसको आप लोग ध्यान से समझना, झारित या भारजित दोनों एक ही है, ठीक है दोस्तों, झारन या भारजन एक ही होता है। तो देखो जालिद अयस को चुनना पड़ता है। देखो जालिद जो अयस होता है इसमें चुनना तथा पत्थर के कोक को, यानी कि चुनना जो पत्थर होता है तथा कोक के साथ मिला के एक बात गिराया जाता है। तो भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों ताप अलग अलग हो जाता है तथा कोक जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि कोक का जो जलने से बनेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे। तो यहाँ से देख सकते हो CO2 का आप लोग को दोस्तों प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या कहते हैं, जालिद अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिला करके, चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिला करके भट्टी में दोस्तों गिराया जाता है। इनके विभिन्न क्षेत्रों में ताप अलग अलग होता है, जिसके कारण दोस्तों कोक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो भट्टी के ऊपरी हिस्सा में होने वाली जो अभिक्रिया होता है दोस्तों, भट्टी के ऊपरी हिस्सा में CO दोस्तों अपकारक का काम करता है, निचले हिस्से में कार्बन अपकारक का काम करता है। इस प्रकार पर आप लोग रिएक्शन वगैरह दे देंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में नंबर देने में। देखो नीचे आप लोग देखो नीचे होने वाली अभिक्रिया, तो नीचे होने वाली अभिक्रिया देख सकते हो। फेरम में ऑक्साइड को दोस्तों कार्बन के साथ करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, फेरम और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों प्राप्त लोहा पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें 40% अन्य अशुद्धियां उपस्थित रह जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो पूर्णतः दोस्तों आप लोग का लोहा प्राप्त है पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, इसमें 40% तक अशुद्धियां उपस्थित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर कर एग्जाम हॉल में धमाल और कमाल कर दीजिए। देखिए अब आप लोग का एल्युमिनियम के दोस्तों 2 अयस्कों का नाम लिखना है और यहाँ से आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना है कि दोस्तों आप लोग का एल्युमिनियम का दोस्तों जो अयस्क होता है वो आखिरकार कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में तो बार बार पूछा गया, लेकिन पता ना दोस्तों छापा ही नहीं कितना बार पूछा गया, ठीक है दोस्तों। डोंट सेव हो गया, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में लगभग 5-6 बार पूछा है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके 2 अयस्क आप लोग देख सकते हो, बॉक्साइड और एल्युमिना जो है दोस्तों, इसके 2 अयस्क आप लोग को देख पा रहे हो। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान पूर्वक समझना। देखो अल्युमिनियम जो होता है वो एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है। देखो अल्युमिनियम जो होता है दोस्तों एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है, तो धातु रूप में पाया जाता है। अल्युमिनियम जो होता है दोस्तों एक प्रकार का रासायनिक तत्व जो दोस्तों आप लोग का धातु रूप में पाया जाता है, या भूपाटी में स्वार्थिक अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है। देखो ये दोस्तों आप लोग का स्वार्थिक पाया धातु होता है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, जो कि सभी विद्यार्थियों को पता है। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर के बना होता है। देखिए ये किससे बना होता है, यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर के बना होता है। बेयर परिक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर करने किया जाता है, जिससे दोस्तों एल्युमिना जो होता है दोस्तों वो बच जाता है। एल्युमिना से दोस्तों विद्युत अपघटन किया जाता है तो शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है, एल्युमिना से विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अयस्कों का आप लोग का सांधन फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि अयस्कों का सांधन करना अत्यावश्यक है, जिसमें आप लोग को गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा बॉक्साइट अयस्कों का सांधन, देखो सांधन दोस्तों गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्कों को चलती हुई धारा में धोया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, तो अशुद्ध जल के साथ बहा जाता है तथा दोस्तों शुद्ध जो अयस्क होता है नीचे बैठ जाता है। देखिए हाँ देखिए बॉक्साइट जो होगा दोस्तों इसका सांधन गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में दोस्तों अयस्कों को चलती हुई धारा में जोड़ा जाता है। तो अशुद्ध में दोस्तों जो होता है जल के साथ अशुद्धि दोस्तों बैठ जाता है, तथा दोस्तों अशुद्ध जो होता है दोस्तों जल के साथ बैठ जाता है, दोस्तों शुद्ध जो अयस्क होता है नीचे बैठ जाता है, और अशुद्धि क्या होता है गंदे के तौर पर बाहर हो जाता है। अब देखो अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का शुद्धिकरण, देखो अयस्कों का शुद्धिकरण करने के लिए सांद्रित अयस्कों को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा अल्युमिनेट बनाया जाता है, यानी कि शुद्धिकरण करने के लिए सांद्रित अयस्कों को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देखोगे तो आप लोग को रिएक्शन होगा सोडियम एल्यूमिनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देखोगे तो आप लोग को इस प्रकार अभिक्रिया होने के बाद सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ। इस प्रकार देखें तो एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन, देखिए एल्युमिना जो होता है दोस्तों इसका विद्युत अपघटन लास्ट में किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो एल्युमिना का दोस्तों विद्युत अपघटन करो तो आखिरकार आप लोग को एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। देखो इस विधि में एल्युमिना दोस्तों क्लोराइड के साथ मिश्रण को विद्युत अपघटन किया जाता है। तो आप लोग का दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनिया जो होता है दोस्तों
एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार O2 जो होता है दोस्तों वो बाहर निकल जाता है। यानी कि इस विधि में दोस्तों एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या होता है दोस्तों, आप लोग का मिश्रण का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो आप लोग का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम परिवर्तित हो जाता है तथा O2 जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन वो बाहर निकल जाता है और ये आप लोग को प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों 12 नंबर में कहा जा रहा है कि जिंक ब्लेंडिंग से जिंक के निष्कासन को लिखे। देखो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 2022 के इंटरनेट मॉडल पेपर में पूछा, एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। साथ में इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर से आप क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा जिंक के 2 यास्कों का नाम लिखे, तो आप लोग को पता है 2 नंबर में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है। तो समझिए ऑलराउंडर 200 क्वेश्चन है। तो सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। देखिए कहा जाए जिंक ब्लेंडिंग से जिंक का निष्कासन को लिखे थे। देखिए कहा जा रहा है कि जिंक जास्ता, इनके जिंक को दोस्तों जास्ता धातु कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत करना। जिंक जास्ता प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। देख सकते हो डिएशन, ये जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है कौन, तो जिंक और जास्ता जो होता है दोस्तों ये आप लोग का संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन मुक्त अवस्था जो होता है ना मेरे प्यारे, जैसे सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उस प्रकार से आप लोग का जास्ता नहीं पाया जाता है। ये दोस्तों सिर्फ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। देख सकते हो जिंक के प्रकार इस प्रकार से डीएस। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, नंबर आप लोग को दिख रहा है 914252 पर आप लोग को मैसेज करना। डीएस सही विद्यार्थी जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं। देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, जिंक कलमान, ये सब क्या है दोस्तों आप लोग का दोस्तों जिंक के अयस्क के प्रकार है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, कलमान, ये 2 आप लोग को पूछेगा डीएस। जिंक के 2 अयस्कों का नाम लिखे 2 नंबर में। तो याद रखना जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, कलमान ये सब होता है। तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए जिंक का निष्कासन आप लोग का कैसे किया था वो समझिए। देखिए जिंक अयस्क का दोस्तों सांदन चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। देखिए जिंक जो अयस्क होता है जास्ता दोस्तों, इसका जो सांदन किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि एवं दोस्तों झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। जब दोस्तों अयस्क में आयन ऑक्साइड की अशुद्धियां उपस्थित होता है, जब अयस्क होता है दोस्तों आप लोग का दोस्तों निष्कासन, उसमें आयन ऑक्साइड की अशुद्धियां उपस्थित होता है, तो इन्हें चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। जिस प्रकार दोस्तों जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्र हो जाता है। यानी कि दोस्तों जिसमें जो आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियां उपस्थित होगा जिंक अयस्क में, इन्हें चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा दोस्तों अलग कर यानी कि छांट लिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जिंक जो ब्लेंड होगा जिंक अयस्क, इसका दोस्तों सांदन पूरा हो जाएगा। यानी कि पूरा एकदम शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। जितनी अशुद्धियां होगी उन्हें दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा दोस्तों छांट लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब देखिए जिंकों का दोस्तों अयस्कों का भाजन देखिए। अयस्कों का दोस्तों भाजन कैसे होता है वो समझिए। अब सांद्रित अयस्क हमारे दोस्तों जो जिंक था डिएशन, इसके अयस्कों को वायु की उपस्थिति में भाजन किया जाता है। आपको तो पता है डिएशन भाजन या जानो वायु की उपस्थिति में होता है। अगर वायु की अनुपस्थिति में करोगे तो निस्थापन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों वायु की उपस्थिति होना चाहिए। देख सकते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यहाँ से किया जाता है जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए आप लोग को पता चले डिएशन ZnO को दोस्तों वायु की उपस्थिति में आप लोग को दोस्तों सांदन किया जाता है, तो आप लोग को क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से आप लोग को जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। साथ में SO2 के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में दोस्तों भाजन किया जाता है, तो आप लोग को दोस्तों क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे जब ये क्रिया हो जाता है दोस्तों तो अयस्कों का एक प्रकार का अपचयन होता है। अयस्कों का अपचयन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। इसका दोस्तों तीसरा स्टेप में आप लोग का पूरा जिंक पूरा दोस्तों शुद्ध प्राप्त हो जाता है। यहाँ से देख सकते हो कहा जा रहा है कि अयस्कों का अपचयन तो भाजन क्रिया से प्राप्त है। भाजन क्रिया से जो प्राप्त होता है दोस्तों जिंक ऑक्साइड ZnO, इसको हम लोग दोस्तों कोक कार्बन के साथ गर्म करते हैं। देख सकते हो जिंक ऑक्साइड को कोक और कार्बन के साथ गर्म करते हैं दोस्तों। तो आप लोग को इस मिश्रण को गर्म करने से जिंक धातु अपैचित हो जाता है। यानी कि देख सकते हो यहाँ से जिंक धातु आप लोग का दोस्तों 1400 सेल्सियस पर आप लोग का दोस्तों क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, यानी कि दोस्तों दे दिया। यानी कि जिंक ऑक्साइड को दोस्तों कार्बन के साथ हम लोग क्या किए, आप लोगों का दोस्तों मिश्रण को गर्म किए। कितना डिग्री पर, तो 1400 दोस्तों सेल्सियस पर। तो यहाँ से किए तो जिंक ऑक्साइड दोस्तों साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो गया। मेरा मेन फंडा था दोस्तों जिंक ऑक्साइड को लाना, जिंक को लाना, तो यहाँ पर जिंक में अपैचित हो गया। ये आप लोग का दोस्तों बिल्कुल प्रूफ हो गया। दोस्तों क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरे प्यारे साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। क्योंकि देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा निष्कासन से। हर
साल पूछा जाता है, 23, 24, 25, 26 सब एग्जाम में पूछा जाएगा। देख सकते हो क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो लोहा और कॉपर है दोस्तों, ये चारों है दोस्तों, चारों काफी इंपोर्टेंट है। कौन कौन? लोहा करवाए, उसके बाद एल्युमिनियम करवाए, फिर आप लोग को जस्ता का, आप कॉपर भी देख लो, सबसे ज्यादा पूछा गया है दोस्तों एल्युमिनियम और आप लोग का दोस्तों कॉपर। ये आप लोग का दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो कॉपर के प्रमुख अयस्कों का नाम लेके इसके निष्कासन तथा उपयोग को बतलाएं। तो देखो कॉपर का दोस्तों पहले संकेत जान लीजिए, सी होता है क्यूपराइट, और यहाँ देखिए परमाणु संख्या दोस्तों 29 होता है। परमाणु ये सब लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s1, 3 to 10, ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। थोड़ा सा नीचे सासरेंगे तो यहाँ से आप लोग का लिखा उपस्थिति। देखो उपस्थिति जो दोस्तों है वो क्या है? जब प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त तो दोनों अवस्था में पाया जाता है। जो आप लोग का दोस्तों आप लोग का कॉपर होता है दोस्तों, कॉपर ये प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या सर जी दोनों अवस्था में पाया जाएगा? हाँ जी, ये दोनों अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति मुक्त एवं संयुक्त दोनों में। तो यहाँ से देख सकते हो इसके मुख्य है इसके दोस्तों कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैलेकाइट। देखो 4 को यहाँ से पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। तो कॉपर के 2 एस्को के नाम लिखे, 2 नंबर में पूछा जाता है। कॉपर के 2 एस्को के नाम लिखे, यहाँ पर मैंने 4 को लिख दिया है। कॉपर पायराइट का CuFeS2 सूत्र होता है, और यहाँ पर कॉपर ग्लास का CuTS होता है, Cu2S होता है। क्या होता है? ये कॉपर ग्लास होता है। और क्यूपराइट जो होता है Cu2 होता है क्यूपराइट का। और यहाँ पर मैलेकाइट का देख सकते हो CuCO3, Cu का OH2 होता है होल्ट वाइज। देख सकते हो यहाँ से पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर करना आते हुए, तभी एग्जाम में आप लोग धमाल और कमाल करेंगे। देखिए कॉपर के मुख्य अयस्कों का दोस्तों देखिए यहाँ पर कहा है कॉपर का मुख्य अयस्क, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। सभी विद्यार्थियों को पता है कॉपर का दोस्तों मुख्य अयस्क जो होता है कॉपर पायराइट होता है। ये आपको पता होना अति आवश्यक है। इसलिए कॉपर का निष्कासन कॉपर पायराइट से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। आपको पता है टेशन कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है कॉपर पायराइट होता है, और कॉपर पायराइट से निष्कासन की प्रक्रिया चरणों में संपन्न होती है। तो देख सकते हो पहला अयस्कों का सांदन आता है। देख सकते हो अयस्कों का सांदन किस प्रकार से किया था, पूरा प्रोसेस आप लोग समझो। तो देखो क्यों कॉपर पायराइट का एवं एक सल्फाइड है इसके। देखो कॉपर पायराइट जो होता है दोस्तों एक प्रकार का सल्फाइड है इसको होता है, इसीलिए इसका सांदन दोस्तों फेन उत्प्लवन दोस्तों विधि द्वारा किया था। इस विधि में अयस्कों को तारपीन तेल के मिश्रण में दोस्तों थोड़ी सी मात्रा लेकर के, ठीक ना, यानी कि दोस्तों मिलाते हैं। देखो यहाँ से ध्यान पूर्वक समझना, कॉपर पायराइट कॉपर का अयस्क तो है, लेकिन इसका सांदन फेन उत्प्लवन विधि से किया था अयस्कों को, यानी कि दोस्तों इस विधि में अयस्क तथा तारपीन के तेल को मिश्रण को लेते हैं, थोड़ी सी पानी में दोस्तों मिलाते हैं। मिश्रण को में पाइप की सहायता से दोस्तों हवा प्रवाह किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अयस्कों का दोस्तों जो होता है अयस्क का झाग का निर्माण करता है। अयस्क जो होता है दोस्तों झाग का निर्माण करता है, जिसके वो दोस्तों बाहर निकाल कर सुखा देते हैं तथा दोस्तों शुष्क सांदित अयस्क को प्राप्ति की जाती है। देख सकते हो कितना बेहतर मेथड है। सबसे पहले तो आप लोग को कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क होता है, इसीलिए इसका सांदन फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। क्यों? तो ये सल्फाइड है उसको होता है कॉपर पायराइट, ये आप लोग याद रखना। जिससे दोस्तों आप लोग का क्या होता है अयस्क तथा तारपीन का तेल का मिश्रण लेते हैं, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी लेते हैं, मिश्रण को पाइप की सहायता से हवा प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप दोस्तों अयस्क के झाग का निर्माण करता है, जिसके बाहर निकाल कर सुखा देते तथा सांदित अयस्क की प्राप्ति की जाती है। चलिए क्लियर हो गया डेशन। अब देखिए अयस्क का दोस्तों ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो कॉपर पायराइट में लोहा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। देखो कॉपर पायराइट में लोहा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। इसका ऑक्सीकरण परागण विधि द्वारा दोस्तों किया जाता है। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन तथा सिलिका के साथ गर्म करते तथा फेरा से दोस्तों सिलिकेट के रूप में बाहर अलग हो जाता है, जिससे दोस्तों कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ से देख सकते हो कॉपर दोस्तों आप लोग का क्या, ये आप लोग को पता है कॉपर पायराइट है दोस्तों, ठीक है ना। ये कॉपर पायराइट है, इसका दोस्तों सिलिका धातु के साथ क्या होता है गर्म किया जा रहा है, और जब गर्म किया जाता है मेरे प्यारे साथियों तो आप लोग का फेरस सिलिकेट के रूप में आप लोग का दोस्तों ये प्राप्त हो जाता है, ठीक ना डिएशन, जिसे कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड आप लोग को प्राप्त हो गया डिएशन। जब कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है तो थोड़ा सा नीचे सांस लेंगे और समझेंगे कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद क्या होता है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद देखिए कॉपर का ऑक्साइड का अपकरण होता है। कॉपर का दोस्तों जो अपकरण होता है, देखिए कॉपर का ऑक्साइड का अपकरण करेंगे मेरे
प्यारे कॉपर ऑक्साइड ये जो है इसका अपकरण करेंगे। अपकरण करने के दोस्तों देखिए कॉपर ऑक्साइड का अपकरण कार्बन अपकरण विद्युत द्वारा किया जाता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ इसका अपकरण दोस्तों कार्बन का जो अपकरण होता है कार्बन अपकरण दोस्तों विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब दोस्तों आप लोगों का कॉपर प्राप्त होता है। यानी कि डियर आप लोगों को कॉपर ऑक्साइड का दोस्तों तो प्राप्त हो, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का दोस्तों जब प्राप्त हुआ तो अपकरण कार्बन अपकरण द्वारा किया जाता है दोस्तों, जिसे कॉपर ऑक्साइड के कार्बन के साथ दोस्तों आप लोग का किया जाता है। तो कार्बन के साथ किया गया कॉपर ऑक्साइड के, यहाँ से आप लोग कॉपर और कॉपर मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। यानी कि डियर आप लोग को कॉपर प्राप्त हुआ ना जी, बस। और नीचे देखिए कॉपर का शुद्धिकरण, अब इसका शुद्धिकरण करेंगे थोड़ा सा, तो देखिए शुद्धिकरण करेंगे तो कॉपर का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि जो कॉपर का शुद्धिकरण होता है दोस्तों विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में दो कॉपर का क्षार लेते हैं। देखो इस विधि में दो प्रकार का क्षार होता है डिएशन, जिसे आप लोग को जानना जरूरी है, जिसमें कैथोड तथा एनोड के रूप में काम करता है। तो देखो कॉपर का दोस्तों शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में कॉपर का दो क्षार लेते हैं, एक शुद्ध कॉपर के जबकि दोस्तों अशुद्ध कॉपर, यानी कि एक शुद्ध कॉपर का दोस्तों होता है, एक अशुद्ध कॉपर का होता है दोस्तों, और दोनों का कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। दोनों का दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध जो होता है कॉपर को दोस्तों आप लोग का क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के तार के मध्य से जोड़ करके दोस्तों आप लोग को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोस्तों शुद्ध कॉपर कैथोड पर तथा अशुद्ध कॉपर एनोड पर दोस्तों के जैसा कार्य करते हैं, यानी कि अशुद्ध जो कॉपर होगा एनोड के जैसा काम करेगा, ठीक ना डियर। अशुद्ध कॉपर और आप लोग का जो होता है दोस्तों इस प्रकार से धारा प्रवाहित किया जाता है। तो शुद्ध कॉपर कैथोड और अशुद्ध कॉपर एनोड के जैसा कार्य करता है, ठीक ना डियर। निम्नलिखित प्रतिक्रिया को द्वारा दोस्तों आप लोग शुद्ध कॉपर को कैथोड पर जमा कर लिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कैथोड पर एक एनोड पर, यही आप लोग का पूरा प्रोसेस था डियर। लास्ट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लास्ट में ये देखो लास्ट फाइंड आता डियर। चलिए बिल्कुल क्लियर कर लेंगे मुझे उम्मीद है। अब देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों, 2012, 2020 और 2014 में पूछा है। और आपके एग्जाम में ऐसा हुआ दोस्तों, आपके सेंटअप एग्जाम सॉरी बोले इंटरनेट में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है इसको, खाली डीएनए आरएनए में अंतर, नीचे तो और कुछ भी दिया न्यूक्लिक एसिड भी 2 नंबर में, लेकिन आप लोग को डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी पूछता है 2 नंबर में 5 नंबर में भी। तो मेरे प्यारे ध्यान पूर्वक समझो जी का जरा है डीएनए और आरएनए है। देखो डीएनए क्या है आरएनए क्या है, पूरा प्रोसेस समझो। डीएनए का पूर्ण नाम दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए का दोस्तों पूर्ण नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि डीएनए का पूर्ण नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए का पूर्ण नाम दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक ना डियर। डीएनए का क्या हुआ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का क्या हुआ राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ पर देखो डीएनए में थायमिन भास्म पाया जाता है, आरएनए में यूरासिल भास्म पाया जाता है। जो डीएनए होता है दोस्तों उसमें थायमिन भास्म पाया जाता है और आरएनए में दोस्तों यूरासिल भास्म पाया जाता है। यानी कि डीएनए में जो होता है दोस्तों उसमें थायमिन और आरएनए में यूरासिल है। अब देखो डीएनए के द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि आरएनए के कुंडलित संरचना होती है। यानी कि जो डीएनए होता है दोस्तों उसकी द्विकुंडलित यानी कि द्विकुंडलित होता है, जबकि आरएनए की कुंडलित संरचना होती है। देख सकते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा डियर, याद कर लीजिए काफी ईजी है, आपके 14 नंबर क्वेश्चन में है। चलिए और देखिए 14 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ये भी प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल जीवित प्राणियों में उपस्थित एक दोस्तों क्या एक जैव घटक है। ये आनुवांशिक क्रियाओं के हस्तांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि दोस्तों क्रिया के हस्तांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है डियर। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जीवित प्राणियों में उपस्थित होता है, यह एक जैव घटक होता है, आनुवांशिक क्रियाओं के हस्तांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक ना डियर। यहाँ से न्यूक्लिक अम्लों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये आप लोग का क्लियर काफी इजी था। देखिए आप कृत्रिम मधुरक क्या है, तो देखो कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ होता है जो स्वाद मीठे होते हैं लेकिन हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करते। ये शरीर में अपवर्तित मात्रा में उत्सर्जित होते थे, जैसे सैकरिन सुक्रोलोस जो है दोस्तों ये आप लोग कृत्रिम मधुरक होता है। देखिए जो कृत्रिम मधुरम होते हैं दोस्तों रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद मीठे तो होते हैं लेकिन हमारे शरीर को कोई कैलोरी न प्रदान करेगा। यह हमारे शरीर में अपवर्तित जो होता है ना दोस्तों, अपवाद क्या बोलते हैं उसको, मवाद का उस रूप में अपवर्तित हो जाता है जो उत्सर्जित होते हैं सैकरिन सुक्रोलोस है। देखो 5 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो आप लोग को अनावश्यक और आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में पूछा था, ठीक ना डियर। एकदम धमाल और कमाल करते ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पीडीएफ को उसके लिए इस नंबर पर आप लोग को दिख रहा है, ठीक ना डियर। देखिए अनावश्यक अमीनो अम्ल
देखिए प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो देखो आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते, यानी जिसका असल में मानव शरीर में नहीं होता है। देखो जो आवश्यक उनका संश्लेषण मानव शरीर में होगा ही ना, वैसा कहा जा रहा है। परंतु जिन्हें भोजन के रूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, वृद्धि तथा मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देखो जिसके शरीर के लिए आवश्यकता पड़ेगा डिएशन, उसको तो आप लोग को सम्मिलित करना है भोजन में, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। क्या सर जी बीमार पड़ जाएंगे? हाँ जी, ये आप लोग को जरूरी आवश्यक अमीनो अम्ल जिसमें आप लोग का लेयोसिन हो गया, हिस्टाडाइन हो गया, बेलिन हो गया, ये सब आप लोग का क्या डिएशन है, आप लोग का क्या है तो आवश्यक अमीनो अम्ल है। यानी कि डिएशन आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना है, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनाया जा सकता, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है विकास से वृद्धि के लिए, ठीक ना डिएशन। हमारे मानसिकता जो होता है दोस्तों, सोच, ये सब कहाँ से आता है? जब आप लोग को दोस्तों वो खामी आप लोग को दोस्तों नहीं खाते, तब अगर किसी को कोई बात याद नहीं समझो उसकी कमी है दोस्तों, याददाश्त कमजोर है, इसका मतलब उसको आवश्यक अमीनो अम्ल प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी कि मेरे प्यारे यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते, बाहर से लेते हैं, मानव शरीर में नहीं होता, परंतु भोजन में सम्मिलित किए जाने पर वह हमें दोस्तों आवश्यक प्रदान हो जाता है तथा वृद्धि तथा मानव स्वास्थ्य के लिए, देख सकते हो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में नहीं होता, बाहर से लेते हैं, ठीक ना दोस्तों। जैसे लेयोसिन, हिस्टाडीन, बेलिन, ये सब होते हैं। देखो अनावश्यक जो हमारे शरीर में फालतू में जमा हो जाता है आकर के फालतू का, ठीक ना डिएशन, ये अनावश्यक होता है, यानी कि अनावश्यक कोई आवश्यक, देखिए डिएशन अनावश्यक जो हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं, देखो क्या कहा जा रहा है, ऐसा अमीनो अम्ल जो मानव शरीर से तो स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जिनका शरीर मानव शरीर में होता है, उन्हें वो अनावश्यक, अच्छा यहाँ पर अनावश्यक है डिएशन, अनावश्यक, ठीक ना। ऐसा अमीनो अम्ल जो मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा जिसका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आप कहोगे इसका अनावश्यक क्यों नाम पड़ा सर जी? देखो इनको आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है, क्योंकि इनका होता ही है हमारे शरीर में दोस्तों, कहोगे नाम से विपरीत है। यानी कि ऐसा अमीनो अम्ल जो मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जिसका शरीर मानव शरीर में होता है, इन्हें अनावश्यक कहेंगे। क्यों सर जी? क्योंकि देखो अनावश्यक इसीलिए इसको कहेंगे क्योंकि हमारे शरीर में होता है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी होता है, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, जिसका उदाहरण एलानिन, ग्लाइसिन तथा आदि है। देख सकते हो डिएशन पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन एक वीडियो में आप लोग को लेकर आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को 15 नंबर फिक्स हो गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना हो सके आयस कीजिए डिएशन, जितना आप लोग को हो सके याद कर लीजिए, और धमाल और कमाल करने के लिए आप लोग को पीडीएफ कोर्स लेना चाहिए डिएशन। आप लोग को यहाँ पर आप लोग को नंबर देख रहे होगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ आप लोग को देते डिएशन। तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एग्जाम और में धमाल और कमाल कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग सभी विद्यार्थी संपर्क कीजिए नोट वगैरह के लिए, ताकि बेहतरीन तरीके से एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा के टॉपर लिस्ट में आ जाएं, ठीक है डिएशन। जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और गूगल पर सर्च कीजिएगा educationlecture.com, जाइए अभी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com, जाइए तो मेरे प्यारे एक बार जाइए सही विद्यार्थी, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, गूगल पर जाना है, ये आप लोग को दोस्तों जाकर लिख देना है, फिर आप लोग को ओपन हो जाएगा, बहुत कुछ आप लोग ओपन करके वहाँ से पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत कुछ वहाँ से कर सकते हो। जाओ मेरे प्यारे